विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। Sit absolutely still. Observe movements taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movements in your body as you breathe. There are so many movements that happen in our bodies. तो देखो, आप एकदम चुपचाप किसी जगह पे बैठ जाओ, फिर ऑब्जर्व करोगे क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, है ना, आपके शरीर के अंदर। तो आप ध्यान दो कि आपकी पलकें झपक रही हैं, ब्लिंक कर रही हैं आपकी आईज। और क्या होता है, आप सांस ले रहे हो, ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो तो क्या होता है, पेट निकलता है और अंदर जाता है ना, पेट मोटा होता है फिर अंदर हो जाता है। तो इस तरह के मूवमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं। जब आप लिख रहे होते हो अपनी नोटबुक में, तो कौन सी बॉडी पार्ट का आप यूज करते हो, अपने हाथों का करते हो, है ना, आंखों का भी करते हो देखने के लिए, पलकें तब भी झपका रहे हो, मूवमेंट्स हो रहे हैं। When you turn and look at your friend, जब आप मुड़ते हो और अपने फ्रेंड को देखते हो तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी आपके मूव होती हैं, लेकिन आप अपनी प्लेस पे बैठे रहते हो। जैसे कि आप फर्स्ट बेंच पे बैठे हो और पीछे मुड़ के अपने दोस्त से बातें कर रहे हो, तो आप तो बैठे ही रहते हो ना, आपकी बॉडी बस आपकी गर्दन मुड़ के ऐसे देखती है पीछे की तरफ। तो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आपके मूवमेंट उस टाइम पे कर रहे हैं, ऑब्जर्व करो। जब आप अपने घर से स्कूल जाते हो या स्कूल से घर आते हो या फिर कंपाउंड में जाते हो, अपने टीचर के पास जाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, कैसे मूवमेंट हो रहा है, कौन कौन से बॉडी पार्ट मूवमेंट कर रहे हैं, सब ऑब्जर्व करो। आप चलते हो, दौड़ते हो, कूदते हो, जंप करते हो, है ना, स्किपिंग करते हो, तो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कुछ एनिमल्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और टेबल की मदद से उसे फिल करेंगे। देखो ये बूजो क्या कह रहा है, बूजो कह रहा है कि मूवमेंट्स कैसे होते होंगे प्लांट्स के अंदर, है ना। जैसे हम तो चल फिर लेते हैं, क्या प्लांट्स तो चल फिरते हैं नहीं, तो उनमें कौन से मूवमेंट्स होते हैं, किस प्रकार का मूवमेंट प्लांट्स करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स में देखो ग्रोथ होती है, तो वो भी तो एक प्रकार का मूवमेंट हुआ। कितने छोटे से होते हैं फिर इतने बड़े हो जाते हैं, और जब हवा चलती है तब हमें प्लांट्स का मूवमेंट दिखाई देता है। 8.1 हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पहले कॉलम में एनिमल का नाम है, सेकंड कॉलम के अंदर दिया गया है बॉडी पार्ट जिसकी मदद से वो मूव करते हैं, एंड देन उसके बाद के उनकी जो मूवमेंट है ना उसको क्या बोलते हैं, है ना, एक तरीके से। तो देखो काऊ को मूव कराने में उसके लेग्स मदद करते हैं और उस चीज को हम वॉक कहते हैं। काऊ क्या करती है, वॉक। ह्यूमन बीइंग्स के भी लेग्स होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी वॉक करते हैं। स्नेक क्या करता है, स्नेक के तो अलग से पैर होते नहीं है, पूरा शरीर ही उसका हेल्प करता है उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए, तो हम कह देंगे होल बॉडी। और इसके मूवमेंट को क्या कहेंगे, स्लिथर, रेंगता है स्नेक। बर्ड्स के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पंख, यहाँ लिख लेना विंग्स, WINGS विंग्स होते हैं, और ये उड़ती हैं। मूवमेंट क्या करते हैं ये लोग, चलते तो है नहीं ज्यादा, फ्लाई करते हैं। इंसेक्ट के क्या होते हैं, इनके भी विंग्स होते हैं और ये भी यहाँ लिखोगे फ्लाई। और फिश क्या करते हैं, फिश का क्या होता है, तो फिश के फिन्स होते हैं, FINS, फिन्स लिख लो। और फिश क्या करते हैं, तैरते हैं, और तैरने को स्विम कहते हैं, SWIM, स्विम, ठीक है। Walk, run, fly, jump, creep, crawl, slither and swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे एक जगह से दूसरी जगह पे एनिमल्स जाते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। वॉक तो मतलब चलना, रन मतलब दौड़ना, फ्लाई मतलब उड़ना, जंप मतलब कूदना, स्लिथर वो एनिमल्स जो लहराते हुए अपनी पूरी बॉडी की मदद से ना चलते हैं। सांप भी तो लहराते हुए चलता है, जैसे रिवर चलती है उस प्रकार से सांप चलता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कुछ कैसे लहराते हुए सांप चलता है, तो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ही चलता है सांप, दिस इज कॉल्ड स्लिथर। स्विम का मतलब आपको पता ही है, तैरना। ये कुछ तरीके हैं जिनसे मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस अलग अलग एनिमल्स का। Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? लेकिन एक बात बताओ, इतना अंतर क्यों है? कोई रेंग रहा है, कोई स्लिथर कर रहा है, कोई स्विम कर रहा है, कोई तैर रहा है, कोई चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? यह अंतर क्यों है? Why is it that many animals walk while snakes slither or crawls and fish swims?
ये बताओ कि बहुत सारे एनिमल्स तो चलते हैं, लेकिन ये स्नेक रेंगता क्यों है, ऐसे स्लिथर क्यों करता है, और फिश ये क्यों तैरती है? तो आप बता सकते हो कि ये अलग अलग जगहों पर रहते हैं और इनका जो बॉडी है वो भी उस प्रकार की बनी होती है। अब सांप के पास पैर ही नहीं है तो चलेगा कैसे? तो इस वजह से भी होता है ये सब। टॉपिक आ गया हमारा 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अब हम ह्यूमन बॉडी को देखेंगे, है ना, यानी अपने शरीर को, और उसमें होने वाले मूवमेंट्स को देखेंगे, क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं। Let us look closely at some of our own movements to begin with, before looking at all these varieties of movements in animals. Animals के बारे में बाद में देखेंगे, पहले हम कहाँ देखने वाले हैं? खुद के शरीर को तो जान लो, पहले खुद के मूवमेंट्स को तो जान लो। तो पहले हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंसानों के बारे में। Do you enjoy doing physical exercise at school? How do you move your hands and legs while doing different exercises? क्या आपको मज़ा आता है फिजिकल एक्सरसाइज स्कूल में करते हुए, पीटी करने में मज़ा आता है? ज़्यादातर बच्चों को तो मज़ा नहीं आता है। सही बताऊँ, मुझे भी नहीं आता था। मुझे तब आता था जब मुझे आगे खड़ा कर दिया जाए और मैं ही सबको करवाऊँ। और ये बताओ कि फिजिकल एक्सरसाइज या अलग अलग जो भी एक्सरसाइज होती हैं, आजकल तो योगा भी इतना चल रहा है ना। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जिम में वर्कआउट करते हैं, तो अपने हैंड्स और लेग का कैसे यूज़ करते हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेज में? बताओ। Let us try some of the many movements our body is capable of. तो हम कुछ मूवमेंट को करके देखेंगे, कुछ अपने हाथ पैरों को मोड़ के देखेंगे, बेंड करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। फिर एक्टिविटी की मदद से और एक्स्ट्रा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या लिखा है। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। तो जिस प्रकार से हम बॉलिंग करते हैं वैसे ही हमें करना है, लेकिन यह इमेजिनरी है, असल में है नहीं, बस आप ऐसे ही करके देखो, ठीक है। हाउ डू यू मूव योर आर्म? आप अपनी आर्म को कैसे घुमा रहे हो? इसको सर्कुलर मूवमेंट में ही घुमा रहे हो ना। जब आप बॉल फेंकते हो क्रिकेट खेलते वक्त, तो जो बॉलिंग करता है वो दौड़ के आता है और फिर गोल एकदम अपने हाथ को ले जाके फिर बॉल फेंकता है, तो उसको हम सर्कुलर मूवमेंट कहेंगे, क्योंकि एक सर्कुलर गोल जैसा आपका हाथ होता है बॉल फेंकने में। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? आपका शोल्डर भी मूव किया था क्या? हाँ, शोल्डर भी मूव होता है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। तो अब आप लेट जाइए और अपने लेग्स को रोटेट कर लीजिए, कैसे? हिप्स के पास तक। अब क्या होता है? बेंड योर आर्म्स एट द एल्बो। आपकी जो कोहनी है, एल्बो, वहां से अपने आर्म्स को मोड़िए और घुटनों को घुटनों की तरफ से अपने पैरों को मोड़िए, ठीक है। यहीं से तो मुड़ते हैं। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज। अब अपनी आर्म्स को फैला लीजिए साइडवेज। बेंड योर आर्म्स टू टच योर शोल्डर। अब क्या करना है आपको? अपने आर्म्स को झुकाइए ताकि वो आपके शोल्डर्स को छू सकें। किसकी मदद से? फिंगर्स की मदद से। अब ये बताओ, विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? कौन सा पार्ट आपने अपने हाथ का बेंड किया है? ये सब आप करके देखना। वैसे भी मुझे पता है आप लोग ऐसा कुछ ना कुछ करते ही रहते होंगे। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउन। अब क्या करना है हमें? अपने आर्म्स को सीधा करना है, इस प्रकार सीधा कर लो और फिर इनको नीचे की तरफ बेंड करो और कोशिश करो डाउनवर्ड्स बेंड करने की। कितना कर सकते हो? आर यू एबल टू डू इट? क्या आप कर पा रहे हो? कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स। तो अलग अलग आप बॉडी पार्ट्स को मूव करिए और रिकॉर्ड करिए कि कैसे मूवमेंट हो रहा है। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? Why are we unable to move some parts at all? तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जो आराम से हम इजीली घुमा लेते हैं, जैसे हमारा हाथ। लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं घुमा सकते, वो किसी एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। जैसे हमारी गर्दन को आप 360 यानी पूरा ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप फ्रंट में देख रहे हो और ऐसे पूरा घुमा के आप पीछे देख लो, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? इन चीजों को हम समझेंगे एक्टिविटी 1 से। प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म that your elbow is in center.
आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है जो कि कितना लेंथ वाइज हो, आपकी आर्म की जो आपका आर्म है उसके बराबर का, और उसको प्लेस कर लेना है सेंटर में, सो दैट योर एल्बो, आपकी जो एल्बो है, ये कोहनी है ना, वो बीच में होनी चाहिए। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। अब जिस प्रकार से इस लड़के ने बांध दिया स्केल और आर्म्स को अपने शोल्डर से, वैसे ही आपको बांधना है। Now try to bend your elbow. Are you able to do it? अब कोशिश करो अपने हाथ को मोड़ने की। क्या आप अपने हाथ को मोड़ पाओगे? तो हमने क्या देखा था उस एक्टिविटी में कि आपका जब स्टिक से हाथ बांध दिया गया था तो आप उसको मोड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। अब ये कुछ मूवमेंट्स है जो हमारी बॉडी में होते हैं, इसको हम फिल करेंगे। कौन सा कंप्लीटली हम अपना बॉडी पार्ट रोटेट करते हैं, कौन सा थोड़ा सा कर पाते हैं, किसको हम उठा पाते हैं, किसको मोड़ पाते हैं, या कोई बिल्कुल नहीं मूव करता हो, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर फिल करने वाले हैं। तो पहले आप बताओ, नेक, पहला बॉडी पार्ट क्या है, नेक है। तो क्या ये कंप्लीटली रोटेट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, गर्दन टूट जाएगी। तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। देन क्या ये पार्शली रोटेट होता है? हाँ, एक साइड में आप अपनी गर्दन को मोड़ के देख सकते हो। क्या आप अपनी गर्दन को बेंड कर सकते हो? जी हाँ। लिफ्ट कर सकते हो? जी हाँ। डज, तो ये तो होएगा नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है डज नॉट मूव एट ऑल, और हम तो थोड़ा थोड़ा मूव कर पा रहे हैं। सेकेंड वन है रिस्ट। तो रिस्ट को रोटेट कर सकते हो कंप्लीटली? नहीं, ज्यादातर बॉडी पार्ट्स को हम कंप्लीटली रोटेट नहीं कर पाते हैं। तो क्या इसको पार्टली रोटेट कर पाते हो? यस। बेंड कर सकते हो? नो। लिफ्ट कर सकते हो? यस। देन सेकंड है फिंगर। फिंगर को कंप्लीटली रोटेट नहीं कर सकते हैं, पार्शली रोटेट कर सकते हैं। बेंड कर सकते हो? नहीं कर सकते। कुछ लोग कर लेते हैं ना, कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन बहुत ना के बराबर, जिनके अंदर हड्डी ना हो वही कर सकते हैं। मतलब वो गॉड गिफ्टेड होता है, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं उससे ऐसा हो जाता है लोगों का, कुछ लोगों का, वरना नॉर्मली अगर जनरली देखा जाए तो बेंड नहीं कर पाते हैं। लिफ्ट कर पाते हैं क्या? हाँ, लिफ्ट कर पाते हैं। अगर ये दो कॉलम में से कोई भी एक कॉलम हो रहा है इन तीनों में से, तो ये वाला कॉलम अल्टीमेटली कट जाएगा, क्योंकि इसमें लिख रहा है डज नॉट मूव एट ऑल, और यहाँ पर पार्शियली कर रहा है या कोई बेंड कर रहा है या लिफ्ट कर रहा है, तो ये वाले हट जाएंगे। अब है आपका नी मतलब जो आपका ये घुटना होता है, तो ये नहीं होता है कंप्लीटली, ठीक है। पार्टली होता है क्या? हाँ होता है, तभी तो आप बैठ पाते हो। बेंड होता है क्या? नहीं। लिफ्ट होता है? हाँ, ये कट गया। अब आपकी है एंकल, आपकी एड़ी, तो चलो बताओ, नहीं होता, कंप्लीटली नहीं होती है, पार्शली होती है। क्या एंगल बेंड होती है? नहीं होती। लिफ्ट होती है? हाँ होती है, तो ये खुद कट जाएगा। टो का बताओ, क्या कंप्लीटली होता है? नहीं होता। रोटेट पार्टली, क्या पार्टली रोटेट होता है? हाँ हो जाता है थोड़ा सा। तो बेंड कर सकते हो? नहीं कर सकते। लिफ्ट कर सकते हो? कर सकते हैं। अब यहाँ टिक आ गया ना एक जगह, या यहाँ टिक आ गया कहीं भी आ गया, तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। ये तो देखो, तुम ऐसा करो, डज नॉट मूव एट ऑल, बैक, हेड, एल्बो और आर्म, तो इन सब में ही आप काट दो, ये सब थोड़े थोड़े आपके मूव करते ही हैं। अब देखो, बैक, हेड, एल्बो, आर्म, क्या आप इनको लिफ्ट कर सकते हो? हाँ, आप इन सबको लिफ्ट कर सकते हो, तो सबके ऊपर मैंने ये टिक कर दिया है, ठीक है, सबको ही आप टिक कर सकते हो। नाउ क्या आप बैक को बेंड कर सकते हो? तो हाँ कर सकते हो, लेकिन हेड, एल्बो और आर्म को आप बेंड नहीं कर सकते, ठीक है। रोटेट कर सकते हो क्या इन सबको? पार्टी बैक को, हेड को, एल्बो को और आर्म को हम पार्टली रोटेट कर सकते हैं, और कंप्लीटली रोटेट इनको नहीं कर सकते, और आर्म्स को हम कंप्लीटली रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together, like elbow, shoulder or neck?
ऐसा है क्या? हम क्या नोटिस करा है कि हम अपनी बॉडी के उन्हीं पार्ट्स को ज्वाइन कर पा रहे हैं जो कि दो पार्ट से ज्वाइन होके मिल रहे हैं। जैसे देखो, मैं कोशिश करती हूँ हाथ बनाने की, जैसे ये मान लो शोल्डर है, फिर ये कोहनी है, अरे बाप रे कैसे हो गया, ये आपका हाथ है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एक जॉइंट हो रहा है ना, ये बोन अलग है, शोल्डर, आर्म, और यहाँ आपकी ये फिंगर्स हैं। तो यहाँ पर एक गोला गोला जो मैंने किया, कलर चेंज करते हैं, तो ये जो गोला गोला जो मैंने किया था यहाँ पर ये जॉइंट है ना। तो जहां पर जॉइंट होता है, जहां पर भी ऐसे ही घुटने में भी होता है, आपकी थाइज होती हैं, ठीक है, थोड़ी थाइज होती हैं, फिर यहाँ तक, फिर उसके बाद आपका ऐसे पैर होता है, ठीक है, समझने के लिए समझ लेना, ठीक है। तो ये जो एरिया है आपका घुटने के पास, यहाँ पर भी तो एक जॉइंट सा रहता है। तो जहां पर भी जॉइंट है वहां पर, जॉइंट क्या होता है वैसे, दो हड्डियों का जुड़ना, ठीक है। जैसे ये एक हड्डी थी और ये एक हड्डी थी, ये यहाँ मिल गई, ज्वाइन हो गई, तो वहां एक जॉइंट हो गया। तो जहां पर भी जॉइंट है वहां पर हम बॉडी पार्ट्स को मूव कर पा रहे हैं, बेंड कर पा रहे हैं, सॉरी मूव नहीं, बेंड कर पा रहे हैं, मोड़ पा रहे हैं। कैन यू नेम मोर सच पॉइंट्स? क्या आप बता सकते हो कि कुछ और भी पॉइंट्स हैं? तो ऐसे पॉइंट्स हमारी फिंगर्स में भी होते हैं, तभी हम अपनी फिंगर्स को मोड़ पाते हैं, ठीक है। If your body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? Suppose करो अगर हमारी बॉडी में कोई भी जॉइंट नहीं होता, तो क्या हम अपने शरीर को मूव कर पाते? है ना, नहीं कर पाते। What exactly is joined together at these joints? तो असल में इन जॉइंट्स के पास, ये जो जॉइंट्स होते हैं वहां जॉइंट क्या होता है, वैसे मैंने आपको बता दी, वहां पर बहुत सारी चीजें ज्वाइन होती हैं, उनमें से एक है बोन्स, ठीक है। प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोस। जरा प्रेस करो अपनी फिंगर्स को अगेंस्ट, कहाँ का, अपने हेड पर, फेस पर, नेक पर, नोज पर, ईयर पर, अपने शोल्डर्स के बैक पे, हैंड्स पे एंड लेग्स इंक्लूडिंग फिंगर्स एंड टोज। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? आपको कुछ हार्ड हार्ड सा लगा? तो ये हार्ड हार्ड क्या था, ये थी बोन्स, हड्डियां हमारी, ठीक है। Repeat this activity on the other parts of your body. So many bones. तो आप अपनी और भी जो शरीर के आपके जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वहां पर आप इसको करो, छू छू के देखो, दबा दबा के, आपको जहां पर भी कुछ हार्ड लगेगा, इट मीन्स वो क्या चीज है, वो आपकी हड्डी है, बोन है वो। Bones cannot be bent. So how do we bend our elbow? बोन्स यानी हड्डियां, हम इन्हें नहीं मोड़ सकते हैं, तो फिर हमारी एल्बो, हमारे हाथ पैर, ये मुड़ते कैसे हैं, कैसे बैंड होते हैं? अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हड्डियां नहीं मुड़ती हैं। आप एक लकड़ी लेना, ठीक है, कोशिश करना उसे मोड़ने की, क्या वो मुड़ती है? वो मुड़ेगी नहीं, और अगर आप ज्यादा प्रेशर दोगे तो वो टूट जाएगी, इसलिए कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी में क्रैक आ जाता है, या आपकी हड्डी, आपकी नहीं है, जिसकी भी हड्डी टूट जाती है, लेकिन वो मुड़ती नहीं है, हड्डी नहीं मुड़ती। जब हड्डी मुड़ नहीं रही और हड्डी है भी, तो फिर हम अपने हाथ पैर कैसे मोड़ते हैं? इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू आवर रिस्ट। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको हाथ बना के दिखाया था ना, देखो दोबारा बनाते हैं। ये जैसे कि आपका शोल्डर है ना, ये, फिर यहाँ पर आपकी ये आ गई कोहनी नीचे की साइड में, और इसके आगे फिर आपकी पाम होता है, फिंगर्स होती हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक,
4 उंगली हो गई ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपका क्या है कि देखो आर्ट टीचर नहीं हो, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, और वो भी माउस से बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है। पेन नहीं है मेरे पास अभी, क्योंकि देखो ये कौन सी जगह है, ये आपकी एल्बो है। तो यहाँ से यहाँ तक एक दूसरी बोन है, और यहाँ से यहाँ तक दूसरी बोन है, यहाँ जॉइंट है। इसलिए आप अपनी कोहनी की सहायता से, कोहनी की तरफ से एक जॉइंट है जिसकी सहायता से आप क्या कर लेते हो, अपने हाथ पैरों को मोड़ लेते हो। और इसी प्रकार का जॉइंट होता है घुटने के पास भी, ठीक है। यहाँ क्या होता है, इट इज डिफरेंट बोन्स जॉइन टुगेदर एट एल्बो। एल्बो यानी कोहनी के पास हमारी 2 बोन्स जुड़ी हैं, एक तो अपर आर्म और दूसरी हमारी रिस्ट। Similarly, there are many bones present in each part of the body. We can bend or move our body only at those points where bones meet. हम अपने शरीर का वही हिस्सा मूव कर सकते हैं या बैंड कर सकते हैं जहां पर जॉइंट हो, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा हड्डियां जुड़ी हों, ठीक है। There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. Let us learn about some of them. हमारे शरीर के अंदर जो joints भी होते हैं, यानी हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। डिफरेंट प्रकार के जॉइंट्स हैं, तो आइए देखते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पहला क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। एक्टिविटी 2, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर, मेक अ स्मॉल होल इन एन old rubber or plastic ball and push the paper cylinder into it as shown in figure 8.2। तो देखो ये पेपर से आपने मोड़ के एक सिलेंडर बना दिया है यहाँ पर। फिर आपने अपनी कोई पुरानी बॉल ले ली है, ठीक है, और इस बॉल के अंदर आपने छोटा सा होल कर लिया और उसकी मदद से यहाँ अटैच करा है किसको, पेपर सिलेंडर को। You can also stick the cylinder on the ball। आप क्या कर सकते हो कि इसको चिपका भी सकते हो यहाँ से, ठीक है। Put the ball in a small bowl। अब एक छोटे से किसी कटोरी में आप इस जो बॉल है उसको रख दो। बाउल में आपने बॉल को रख दिया। Does the ball rotate freely inside the ball? अब ये जो आपकी बॉल थी ये बाउल के अंदर फ्रीली घूम पाएगी। Does the paper cylinder also rotate? क्या पेपर सिलेंडर भी घूमेगा इसके साथ? बताइए इसके आंसर क्या होंगे, सोचिए थोड़ा सा। तो इसका आंसर ये होगा कि बॉल आराम से फ्रीली एकदम रोटेट कर पाएगी। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म। इमेज करो क्या कि जो ये पेपर का सिलेंडर आपने बनाया था, मैं पहले सब रब कर देती हूँ, अब दोबारा से आपको बताती हूँ कि आपको क्या इमेज करना है कि ये जो पेपर से ये सिलेंडर बना है ये आपकी क्या है, आर्म है, ठीक है। एंड द बॉल इज इट्स एंड, और एकदम आखिरी में जाके आपकी आर्म खत्म हो गई, ये बॉल एंड है। द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर, और ये जो बाउल है ये क्या है, ये है शोल्डर, टू विच योर आर्म इज जॉइंट, जिससे आपकी आर्म ऐसे जॉइंट है, ठीक है, इस प्रकार से ये पूरी जॉइन है। The rounded end of one bone fits into cavity, hollow space of the other bone. Such a joint allows movement in all direction। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो एक बोन के अंदर होल होता है और दूसरी बोन उसके अंदर फिट होती है, जैसे हमने इस पेपर सिलेंडर को फिट किया है। और जहां पर भी इस प्रकार के जॉइंट्स होते हैं वहां पर इजीली मूवमेंट हो पाता है हर डायरेक्शन में। जैसे हम अपने हाथ का, ये हमने हाथ का एग्जाम्पल लिया है, तो हमने हाथ को हर डायरेक्शन में घुमा पाते हैं। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ? तो जैसा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शोल्डर आर्म में होता है, वैसा ही हमारे हिप बोन में भी होता है। ये देखिए, ये हमारा हिप है,
ये जो दिया हुआ हिप की बोन है, ये दिस इज हिप बोन, एंड यहाँ पर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइन है। देखो यहाँ एक कैविटी थी, ये एक हड्डी है, और इस एक हड्डी के अंदर ये थाई बोन वाली जो दूसरी बोन है वो अटैच है यहाँ से, इस जगह से। ठीक है, ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसके दो एग्जाम्पल हो गए, एक तो हिप बोन और एक शोल्डर बोन आप कह सकते हो, आर्म बोन कह सकते हो। ठीक है, तो हमने एक प्रकार का जॉइंट पढ़ लिया, अ बॉल एंड अ सॉकेट जॉइंट। अब दूसरा जॉइंट है पाइवोटल जॉइंट, और फिर तीसरा है हिंज जॉइंट। दोनों को पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे पाइवोटल जॉइंट क्या होता है। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट। वो जॉइंट जहां पर हमारी जो नेक है वो हमारी हेड को जॉइन करती है, उसको हम पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इस जॉइंट की मदद से हम क्या कर पाते हैं, अपने सर को फॉरवर्ड या बैकवर्ड, आगे पीछे कर पाते हैं, राइट लेफ्ट कर पाते हैं। ठीक है, ये मूवमेंट करके देखना, लेकिन आराम से करना क्योंकि गर्दन की बात है। ठीक है, हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज आवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलिंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। तो अभी हमने क्या देखा था इससे पहले, हमने देखा था इससे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसके अंदर हम हर डायरेक्शन में घुमा पा रहे थे अपनी बोन को। लेकिन यहाँ क्या है, क्या आप अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा पाते हो? नहीं ना, कुछ ही जगह पर कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो सिलेंड्रिकल बोन है ना रिंग के अंदर, वो ही रोटेट करेगी, और कुछ भी रोटेट नहीं करेगा। तो आप सिर्फ लेफ्ट राइट कर सकते हो, या फिर आगे पीछे कर सकते हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हो, पूरा नहीं घुमा पाते हो। और यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर है पाइवोटल जॉइंट, इस प्रकार से ये है अटैच। ठीक है, तो बस आगे पीछे कर पाओगे। हिंज जॉइंट, open and close a door a few times. Observe the hinges of the door carefully. They allow the door to move back and forth. कभी आप अपना दरवाजा खोल के बंद करके देखना कुछ टाइम तक, वहां पे हिंजेस लगी होती हैं, उनको ऑब्जर्व करना। वो क्या करती हैं, डोर को आगे और पीछे करने में मदद करती हैं। एक्टिविटी 3 देखते हैं ताकि हमें हिंज जॉइंट्स के बारे में पता चल सके। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। आपको क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना है, या तो चार्टबोर्ड से बना लीजिए या फिर कार्डबोर्ड से बना लीजिए, जैसा आपको जो मिल जाए। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। सिलेंडर एक्चुअली में इस तरह के शेप को कहते हो कि यहाँ से भी गोल गोल रहे और नीचे से भी सर्कुलर रहे और ऐसे लंबा लंबा रहे। तो देखो ये कुछ इसी प्रकार का सिलेंडर कार्डबोर्ड से नीचे डायग्राम में बना लिया गया है। ठीक है, फिर इसके अंदर हमें क्या करना है, स्मॉल पेंसिल्स को अटैच कर देना है सेंटर में, पियर्सिंग करके, यानी गड्ढा करके, होल करके पेंसिल को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया सिलेंडर में। मतलब इस जगह पे गड्ढा करके 2 पेंसिल को ऐसे अटैच कर दिया है। अब देखो हमें एक हॉलो हाफ सिलेंडर बनाना है। ये जो येलो येलो नीचे है ये आधा है, मतलब जैसे हमने ये कार्डबोर्ड बनाया था, अगर इसको हम बीच में से काट देंगे तो वो येलो वाला पार्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाना है, और फिर इस आधे वाले सिलेंडर के अंदर पूरा वाला सिलेंडर को रख देना है। इतना ही बड़ा बनाना कि फिट आए पूरे तरीके से। ये बड़ा जो सिलेंडर है पूरा वाला इस येलो वाले सिलेंडर के अंदर फिट आए, इतना ही आपको साइज लेके चलना है। अब जो मूवमेंट होगा, जब आप इसको मूवमेंट कर, मतलब कि इसको हिलाओगे इधर से या उधर रोटेट करने की कोशिश करोगे, तो जो मूवमेंट होगा उसको हम हिंज कहते हैं। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, हाउ डज इट मूव। ठीक है, किस प्रकार से ये मूव करेगा। How is this movement differ from what we saw with our constructed ball and socket joint? We saw this kind of movement at the elbow in activity 1. तो देखो इस मूवमेंट के अंदर क्या होगा कि जो
मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो सिर्फ एक ही होगा, आप किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाओगे। वेयर एज बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट में हम लोग कहीं भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर पा रहे थे, लेकिन इस मूवमेंट के अंदर हम एक ही डायरेक्शन में कर पाएंगे। जैसे कि हमारी जो कोहनी से जुड़ी आर्म्स होती हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हम उनको मोड़ पाते हैं, वो नीचे की तरफ नहीं मोड़ती। ऐसे ही हमारा जो घुटना होता है, ये नी का ही दे रखा है, नी जॉइंट, तो ये इस तरफ से घुटने ऐसे मोड़ते हैं, कभी ये ऊपर की तरफ पैर नहीं मोड़ते। तो एक ही डायरेक्शन में हिंज जॉइंट में मूवमेंट होती है। What we have constructed in figure 8.5 is different from a hinge. जो हमने 8.5 में देखा था इससे पहले वो different है, but it illustrates the direction in which hinge allows movement. ठीक है, ये वही movement दिखा रहा है जैसे कि एक hinge दिखाता है। The elbow has hinge joint that allows only a back and forth movement. जैसे देखो मैं elbow का आपको दिखाती हूँ, ये हाथ है आपका, कुछ या आपका हाथ है ना, फिर यहाँ से आपकी कोहनी है, ये जो आपका जॉइंट है यहाँ पर, ये हिंज वाला जॉइंट है। क्यों? क्योंकि आप हाथ को, यहाँ से आपका हाथ स्टार्ट हो गया ये, तो आप या तो हाथ को नीचे ले जा सकते हो कोहनी से, या ऊपर की तरफ कर सकते हो। आप अपने हाथ को पूरी तरीके से मोड़ नहीं सकते हो कोहनी से, ऐसे उल्टा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही होगी, जिस प्रकार से ये इधर और इधर ही हो सकता है, चारों तरफ नहीं घूम सकता। तो आप कोई और एग्जांपल बताओ इस तरह के जॉइंट का। तो एक एल्बो हो गया और एक ये हो गया नी वाला, तो इन दो को याद रखना। हर डायरेक्शन में नहीं मोड़ सकते हैं हम, घुटने की मदद से अपने पैर को हर डायरेक्शन में नहीं मोड़ सकते, ना ही अपनी आर्म को मोड़ सकते हैं एल्बो की मदद से। सो अब है फिक्स्ड जॉइंट्स। नाम से क्या पता पड़ रहा है कि कोई चीज फिक्स होगी, है ना, फिक्स मतलब अपनी जगह पे। कुछ जॉइंट्स हड्डियों के बीच में हमारे हेड पे ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। अभी तक हमने जो भी जॉइंट्स पढ़े, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना, हिंज जॉइंट, जो हमने पढ़े उनसे डिफरेंट है काफी। अब कैसे डिफरेंट है? The bones cannot move at these joints. Such joints are called fixed joints. मैंने पहले ही बताया था कि नाम से ही समझ में आ रहा है फिक्स्ड जॉइंट है, यानी कि अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। तो इस जॉइंट के अंदर आने वाली जो हड्डियां होती है वो हिलती नहीं है। When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head, isn't it? जब आप अपना मुंह खोलते हो तो आप अपना जो आपका नीचे वाला जॉ है ना, उसको आप खोल पाते हो, है ना, अलग कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो। उसको खोल के देखो अभी मुंह, वो आपके हेड से थोड़ा दूरी पे होता है, लेकिन एकदम निकल के अलग नहीं फिक जाता है। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ। अब आप कोशिश करो कि आप नीचे का हिस्सा तो आपने नीचे कर लिया मुंह का, ठीक है, और नीचे का दांत भी नीचे साइड में हो गया, मुंह खुल गया आपका, लेकिन जो ऊपर के दांत है और ऊपर वाला जो आपका जॉ है, अपर जॉ, क्या वो खुल रहा है? नहीं खुलता। वो वही है जहां पर पहले था। तो वहां पर जॉइंट जो होता है अपर जॉ में और हेड में, वहां एक फिक्स्ड जॉइंट होता है, जिसकी वजह से फर्दर कोई भी बोन्स में क्या नहीं हो पाता है, मूवमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब तक हमने बहुत सारे क्या देखे हैं, जॉइंट्स देखे हैं, जिनकी मदद से हमारी हड्डियां जुड़ी हैं शरीर में, चाहे बॉल सॉकेट जॉइंट हो, हिंज जॉइंट हो या फिक्स जॉइंट हो, ठीक है। लेकिन ये बताओ, हमारे शरीर में अलग अलग हिस्से हैं और वो अलग अलग हिस्से अलग अलग शेप के भी हैं, तो उनको शेप कैसे मिलता है? शेप देती हैं बोन्स। कैसे? एग्जाम्पल देखो, आपको एक डॉल बनानी है, ठीक है, लड़कियों को डॉल पसंद है तो आप डॉल बना लो, और जो बॉयज हैं उनको स्पाइडरमैन वगैरह पसंद है तो आप स्पाइडरमैन का सोच लो। तो आपको बनाना है, तो आप ऊपर से उसमें डिजाइन बाद में डालोगे ना, उसको क्या पहनाना है, बाल कैसे करने हैं, वो बाद में करोगे। पहले आप उसका एक स्ट्रक्चर बनाओगे अंदर का। तो उस अंदर के स्ट्रक्चर के लिए, फ्रेमवर्क के लिए, आप जो स्ट्रक्चर बनाओगे वो थोड़ा हार्ड रखोगे,
है ना, उसके ऊपर से आप रुई कॉटन जो भी लगाओगे, फिर उसको स्टिच करोगे, फिर कपड़े पहना दोगे, बन गया आपका टॉय। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में जो फ्रेमवर्क है, जिससे शेप मिला हुआ है हमारे शरीर को, वो हमारी हड्डियों ने दिया है, बोन्स ने दिया है। तो आपको अब ये याद रखना है कि हमारे शरीर का जो फ्रेमवर्क है, हमारे जो बॉडी का शेप है, वो किसकी वजह से है? हड्डियों की वजह से। अगर शरीर में से हड्डी निकाल दी जाए तो कोई शेप नहीं रह जाएगा, ठीक है, खाली खाल है, वो तो सिकुड़ जाएगी बिल्कुल, ठीक है, हड्डियों की वजह से होता है। The human skeleton is composed of around 305 bones at birth। ये आपको याद रखना है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 305 हड्डियां होती हैं जन्म के टाइम। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो ये हड्डियों का साइज डिक्रीज होके 206 हो जाता है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बड़े हो रहे हैं तो बड़े होने के साथ जैसे शरीर बड़ा होता है तो हड्डियां भी तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो हड्डियां कम हो गई। पहले होती थी 305, अब हो गई 206। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बड़ा होता जाता है ना बच्चा, तो उसकी बहुत और जो हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी हड्डियां, वो जुड़ने लगती हैं, जुड़ के एक बन जाती हैं। पहले बच्चे की हड्डियां जुड़ी नहीं होती हैं, बहुत नाजुक होता है, इसलिए जब बच्चा छोटा होता है तो बोलते हैं कि सावधानी से पकड़ो, कहीं कुछ हो ना जाए, इस वजह से। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है? अब आपके घर में कोई आपको बोले ना कि बच्चे को मत पकड़ो, अभी तो आप छोटे हो, तो आप उसको ये ज्ञान दे देना, अच्छा क्योंकि इसके अंदर कितनी बोन्स है? 305 है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो इस बच्चे के अंदर 206 बोन्स हो जाएंगी। इसकी बोन्स जो छोटी छोटी हैं अभी, वो जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि हमारे शरीर को एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करके हमारे शरीर का कौन दे रहा है? बोन्स दे रही है। और इस फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन कहते हैं, जिन्हें भूत वाली मूवीज में यूज करते हैं डराने के लिए, नहीं कर देते हैं इसको खड़ा और अंधेरे में और फिर डर लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटन। ये हम सबके अंदर होता है और इसके ऊपर खाल, मांस, मतलब मसल्स, हमारी स्किन वगैरह ये सब होती है, तब हमारा अलग अलग रूप आ जाता है। अदरवाइज सभी के अंदर ये स्केलेटन है और ये सेम ही रहता है सबका। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? हमें कैसे पता चला कि एक ह्यूमन स्केलेटन का ये शेप है? हाउ डू वी नो द शेप ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? हमें कैसे पता चला कि हमारी बॉडी के जो अलग अलग हड्डियां हैं उनका शेप क्या है? कैसे पता चला होगा बताओ? We can have some idea about the shape and number of bones in some part of our body by feeling them. हमारे शरीर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें हम जब फील करें, महसूस करने की कोशिश करें, तो हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ कितनी हड्डियां होंगी। One way we could know this shape better would we look at X-ray images of the human body। और एक जो तरीका है, अच्छा सा तरीका है हड्डियों को पता करने का, ह्यूमन स्केलेटन का, वो है एक्सरे। इसलिए जब आपके हार्ट वर्ट किसी का टूट जाता है तो एक्सरे करते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि कहाँ से हड्डी में क्रैक आया है या टूटी है, तो क्या करा जाता है? एक्सरे करा जाता है। Did you or anyone in your family ever have an X-ray of any part of your body taken? तो आज सब लोग पूछेंगे अपने घर में, या जिसका खुद का हुआ होगा तो उसको पता होगा कि कैसे एक्सरे होता है, ठीक है। Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones। तो जैसा कि मैंने बताया, एक्सरे में देख के डॉक्टर्स पता करते हैं कि कहीं हमारी बोन्स में कोई क्रैक तो नहीं है, कहीं टूट तो नहीं गई है हड्डी। क्या बता देता है एक्सरे? शेप बता देता है बोन्स का, ठीक है। जो हमारी हड्डियां हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनका शेप बताता है एक्सरे। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म। आपकी जो फोर आर्म है वहां पर आप बोन्स को फील करिए। अपर आर्म में फील करिए, लोअर लेग में फील करिए, है ना। लोअर लेग के एकदम फ्रंट में छू के देखना, आपको हार्ड हार्ड से दिखेगा। फिर अपर लेग में तो
थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है क्योंकि वहां पर मसल्स ज्यादा होती है, बट फिर भी अगर आप ढंग से महसूस करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगी। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, और हर पार्ट में कितनी बोन्स होंगी इनका नंबर भी फाइंड करना है। Similarly, feel the bones of your ankle and knee joints and compare these with the X-ray images. अब आप एक बार फील करो कहाँ की जॉइंट्स को, अपनी एड़ी की हड्डी को और आपके नी यानी घुटने वाली हड्डी को थोड़ा हाथों से फील करो एंड इस एक्सरे इमेज को कंपेयर करो। ठीक है, समझने की कोशिश करो कि आपको क्या फील हो रहा है और इमेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, आप अपनी उंगलियों को बेंड कर पाते हो, मोड़ पाते हो उंगलियों को, है ना? क्यों कर पाते होगे? ये तो हम समझ गए कि हम मोड़ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जॉइंट्स होंगे। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव? आपकी उंगलियों में स्पेशली मिडिल फिंगर में कितने जॉइंट्स हैं? एक तो ये दिख रहा है हमें, एक ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो कितने जॉइंट्स होंगे आपकी मिडिल फिंगर में? ठीक है, ये आपको बताना है। देन इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स इजंट इट? हमें क्या लगता है कि हम अपने हाथ मोड़ पा रहे हैं? अब तक हम जितना भी पढ़ के आए हैं हम अपना हाथ इसलिए मोड़ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे हाथ में बहुत मतलब उंगलियों में अलग अलग बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, इसलिए मोड़ पा रहे हैं। अगर मान लो ये जॉइंट्स नहीं होते तो क्या तुम हाथ मोड़ पाते? अगर एक ही बोन होती तो क्या हाथ मोड़ पाते? नहीं, क्योंकि हमने ये चीज तो पहले ही देख ली थी स्टार्टिंग में कि अगर सिंगल एक हड्डी होगी तो उसमें जॉइंट नहीं होगा, तो वहां से हम बेंड नहीं कर पाएंगे, मोड़ ही नहीं पाएंगे। चलो एक बात और जानो कि यहाँ पर छोटी छोटी हड्डियां होती हैं और उन छोटी छोटी बोन्स को, छोटी हड्डियों को हम कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 4 देखो। टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल व्हाइल। गहरी सांस लो और कुछ देर के लिए स्थिर रहो। ठीक है, feel your chest bone and the backbone by gently pressing the middle of the chest and back at the same time. आपको क्या करना है, गहरी सांस लो, कुछ देर के लिए सांस रोको और हल्के से आपको अपने चेस्ट के बीच में और पीछे बैक के बीच में से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए फील करना है अपने जो चेस्ट और बैक में बोन्स है उनको एक ही टाइम पर। काउंट एज मेनी रिब्स। रिब्स किसको बोल रहे हैं हम? जो बोन्स है ना आपकी चेस्ट में, उनको अलग से नाम दे दिया गया है रिब्स। तो काउंट करना है एज मेनी रिब्स एज पॉसिबल। ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। अब देखो आपका चेस्ट कुछ इस प्रकार का होगा, असल में ये रिब केज है पूरा सा, है ना, केज जैसा लग रहा है, ये रिब केज है। और अब आप सोचो कि आपने क्या फील किया है और आपको कैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है। We see that ribs are curiously bent. They join the chest bone and the backbone together to form a box. तो ये कुछ बॉक्स की तरह है, बैक से भी जुड़ी हुई हैं और फ्रंट से भी जुड़ी हुई हैं, और इनके बीच में, इनके अंदर में हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर में हमारे लंग्स होते हैं। आगे देखो, तो इस पूरे बॉक्स को हम क्या कहते हैं, रिब केज। तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, रिब केज। और ये जो बनी हुई हैं ये है रिब्स। ठीक है, चेस्ट की बोन्स को हम क्या कह रहे हैं, रिब्स, और आगे से पीछे तक ये जुड़ी हुई हैं। Ask some friends to touch their toes without bending their knees. अब पहले ये बताओ आप, एक सेकेंड, ऊपर की लाइन छूट गई। There are 12 ribs on each side of the chest. तो देखो गिनोगे अगर आप तो हर साइड में 12 रिब्स मिलेंगी आपको, इधर भी 12 हैं और दूसरी साइड भी 12 होंगी। Some important internal parts of our body lie protected inside this cage. और इस केज के अंदर जैसे लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, ये सब चीजें इस रिब केज के अंदर होते हैं। अपने कुछ दोस्तों से बोलो कि वो अपने अंगूठों को छुए, टोस को छुए बिना घुटने मोड़े। तो क्या ये पॉसिबल है? कुछ लोग कर पाएंगे पर सब लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है वही कर पाएगा। ऐसी एक पीटी भी हुआ करती थी स्कूल टाइम्स में, आपके स्कूल में होती है क्या ऐसी, बताना मुझे।
एंड इसके बाद क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, व्हाट यू फील इज द बैकबोन। आप अपने किसी फ्रेंड के क्या करो, गर्दन को छुओ और फिर गर्दन से नीचे उसके पीठ पे हाथ लेके जाओ फिंगर्स को, और महसूस करके देखो आपको कुछ हार्ड हार्ड सा लग रहा है। इसको कहते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। ये किसकी बने होते हैं, और छोटे छोटे बोन्स की बनी होती हैं। देखो कितनी छोटी छोटी बोन्स लगी हुई हैं। ये आपकी पीठ है, क्या है ये आपकी पीठ है, बैकबोन मतलब पीठ की हड्डी है। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री. The rib cage is joined to these bones. If backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? पहली चीज तो रिब केज के अंदर कितने थे, हर साइड पे 12 बोन्स थी और यहाँ पर 33 वर्टिब्रे होती हैं। अब ये बताओ कि अगर ये अलग अलग छोटी छोटी बोन्स नहीं होती हैं और ये पूरा एक ही बोन होती तो क्या आपका फ्रेंड मुड़ पाता, बेंड कर पाता? नहीं कर पाता, है ना, नहीं कर पाता, क्योंकि हम बेंड तभी कर सकते हैं जब बोन्स के अंदर जॉइंट हो, और जब जॉइंट नहीं होगा तो नहीं मुड़ पाएंगे। Make your friend stand with both hands pressed to the wall and ask her to push the ball. आप अपने किसी दोस्त को बोलो या खुद ही करो कि अपने दोनों हाथों की मदद से दीवार को दबाए और उसको धक्का देने की कोशिश करें, दीवार को, ठीक है। Do you notice too, जब आपका दोस्त या आप कोई भी दीवार में धक्का दे रहे होगे तो आप देखोगे एक तरह से प्रेशर पड़ रहा है, या फिर मेन जो बोन है धक्का देने में वो कौन सी है, आपके कंधों की हड्डी, शोल्डर बोन। हम क्या बोलेंगे इसको, शोल्डर बोन, ठीक है। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली, दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पैल्विक बोन। चलो अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, पैल्विक बोन का स्ट्रक्चर है। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। तो हमारे पेट से नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें जो हड्डियां हैं उसको हम ये बोलते हैं पैल्विक बोन्स कहते हैं, और ये हमारा पैल्विक पोर्शन है, ठीक है। आगे देखो, दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। ये वही हिस्सा है जिसकी सहायता से आप बैठते हैं, ठीक है। तो याद रखना, आप बैठते किसकी सहायता से हो, पैल्विक बोन्स की वजह से। अगर आपकी किसी की यहाँ की कोई हड्डी में टूट गई या क्रैक पड़ गया तो आपको बैठने में, लेटने में इवन बहुत तकलीफ आ जाएगी। स्पेशली ये हिस्से हिप्स वाले हैं, देन यहाँ से आपकी थाइज स्टार्ट होती हैं, तो ये पूरा पैल्विक बोन का हिस्सा है। Now the skull is made up of many bones joined together. It encloses and protects a very important part of the body, brain. इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मली लोग खोपड़ी बोलते हैं, है ना। हॉरर मूवीज में दिखाते हैं ना इसको लटकाते हुए। तो ये क्या है, स्कल है, और ये काफी इंपॉर्टेंट बोन है। इसके अंदर हमारा दिमाग होता है, ब्रेन होता है। We discuss many bones and the joints of our skeleton. There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as bone and which can be bent. These are called cartilage. अभी तक हमने बहुत सारी बोन्स के बारे में पढ़ लिया है ना, पढ़ा था ना कितनी सारी बोन्स के बारे में। तो बोन्स कैसी होती है, हार्ड होती है, लेकिन हमारे शरीर में बोन्स के अलावा भी हमारे स्केलेटन के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि बोन्स के जितने हार्ड नहीं होते। उनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं उन पार्ट्स को। फील योर ईयर, अपने कान को पकड़ लो थोड़ा सा, टीचर ने तो बहुत पकड़ा होगा, है ना। अपने कान को पकड़ो। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंड? क्या आपको ऐसा लग रहा है कुछ हार्ड सी चीज है बट आप उसको मोड़ पा रहे हो? यहाँ पर डायग्राम में देखो, इस जगह पे देखो और इस जगह पे देखो, दोनों जगह को फील करो, आपको कैसा लग रहा है। इसको नीचे वाली जगह को, जहाँ पर लड़कियां कान का कुछ भी पहनती हैं, ईयरिंग्स, ईयर टॉप्स वगैरह पहनती हैं, इसको ईयर लोब कहते हैं।
और जो अपर पार्ट होता है इसके यहाँ पर तो कोई हड्डी नहीं होती, हड्डी होती तो फिर यहाँ पर लड़के ईयरिंग कैसे पहनती, लेकिन जो अपर पार्ट होता है ईयर का वहाँ पर कार्टिलेज होता है इस जगह पे। हमें यहाँ पर लगता तो है कि कुछ है बट हम उसको इजीली मोड़ पाते हैं, इसको क्या कहते हैं, कार्टिलेज। जो स्केलेटन का हिस्सा तो है हमारे लेकिन हार्ड नहीं होता हड्डियों की तरह, ठीक है, उसे हम मोड़ पाते हैं। फिगर 8.15, there do not seem to be any bones here, isn't it? Do you notice anything different between the earlobe and the portion above it? Figure 8.16 has you press them between your fingers. ये ईयरलोब वाली जगह जो है इसे तो आप इजीली अगर अपनी उंगलियों की मदद से दबाएं तो ये दब भी जाता है कि नहीं, जबकि ऊपर वाला दब नहीं रहा, हमें कुछ हार्ड हार्ड सा लग रहा है, लेकिन अगर आप मोड़ना चाहोगे तो मुड़ जाता है। और यहीं से आपके टीचर जो अपर पार्ट होता है आपका कान का उसको मोड़ते हैं, ठीक है। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब बट नॉट एज हार्ड एज बोन, इजंट इट? अगर आप अपने कान का ऊपर वाला हिस्सा देखोगे तो ना तो वो हड्डी जितना क्या होता है, ना तो वो किसी हड्डी के जितना हार्ड होता है, इधर की बात कर रही हूँ, और ना ही ईयरलोब जितना सॉफ्ट होता है। ईयरलोब आपका कितना सॉफ्ट होता है, वहां तो लड़के ईयरिंग्स भी पहन लेती हैं, क्यों? क्योंकि ये कोई हड्डी नहीं है, इट इज कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज और कहाँ होती है, कुछ जॉइंट्स में भी फाउंड होती है, मतलब हड्डी के कुछ जॉइंट्स में भी हमें कार्टिलेज देखने को मिलता है। We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. You could feel, bend and move many of them. हमारा जो स्केलेटन है ना, हमारा जो स्केलेटन है वो बहुत सारी बोन्स का बना हुआ है, ठीक है, हड्डियां हैं, हड्डियों में जॉइंट्स भी हैं और कहीं कहीं पे कार्टिलेजेस भी देखने को मिलते हैं। हम इनको फील भी कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं। Draw a neat figure of the skeleton in your notebook. तो आपको क्या करना है कि skeleton को बना लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। We have learned about the bones in our body and about joints that helps us move in different ways. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमारी बॉडी के अंदर जो भी जॉइंट्स होते हैं, बोन्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ा और कैसे वो बोन्स हमें मूव करने में हेल्प करती हैं, ये भी हमने पढ़ा। What makes the bones move the way they do? अब ये बताओ, हड्डी जिस प्रकार से हमारी बेंड हो पा रही है या मूव कर पा रही है, तो क्यों कर पा रही है, किसकी वजह से कर पा रही है, अब हमें ये पढ़ना। Let us find out. Make a fish with one hand. आप एक फिस्ट बनाओ, मुट्ठी कर लो एक हाथ से। Bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. ठीक है, आप क्या करो, अपने एक हाथ को मुट्ठी बांध लो और फिर उसको मोड़ो, हाथ को कंधे की तरफ मोड़ो और अपने अंगूठे से कंधे को छुओ। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? टच इट विद द अदर हैंड। अब यही काम आप दूसरे से देखो, क्या आपको अपने अपर हैंड में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? Do you observe a swollen region? Is the upper arm? This is a muscle. The muscle bulge due to contraction. तो जब आप अपना इस तरीके से हाथ को मोड़ोगे, जैसा आपको फिगर ए में दिख रहा है, और फिर हमने क्या बोला था कि यहाँ से आपको अंगूठा लाके यहाँ टच भी करना है, तो इस एरिया में कुछ फूला फूला दिखाई देगा। जैसे जब जो लोग अपनी बॉडी दिखाते हैं ना, जिम विम करते हैं, तो ऐसे ही तो मोड़ के दिखाते हैं, देखो मेरी बॉडी, तो वो क्या फूला होता है, उनकी मसल्स दिखती हैं उनकी, ठीक है, ये मसल्स दिखती हैं। और ये मसल्स बाहर की तरफ क्यों आ जाती हैं? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ जाओ आर्म को। व्हाट विल हैपन टू द मसल? Is it still contracted? You can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. और इसी प्रकार का contraction जो होता है, सिकुड़ जाती है। देखो अभी क्या है, जब इस तरीके से है तो ये फैली हुई है, जब आपने हाथ मोड़ा तो ये मसल थोड़ी सी सिकुड़ गई तो फूल गया आपका, यहाँ बॉडी दिख गई आपको। और इसी प्रकार से हमारे पैर में भी दिखता है जब हम भागते हैं या वॉक करते हैं।
When contracted, the muscle becomes shorter, stiffer and thicker. It pulls the bones. जब भी ये तो बॉडी बिल्डर्स की नॉर्मली दिखती है, पता है, लेकिन हम अभी नॉर्मल ये बात कर रहे हैं कि बोन्स का मूवमेंट कौन करवाता है। तो बोन्स का मूवमेंट ये मसल्स ही करवाती हैं। जब भी ये सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, पास पास आती हैं, तो मसल क्या होता है, छोटी हो जाती है, थोड़ी स्टिफ हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से बोन्स में बोन्स खिंचती है। ठीक है, बोन्स क्या होता है, खिंचती है, हिलती है। मसल वर्क्स इन पेयर, और मसल्स कैसे वर्क करती हैं, जोड़े में वर्क करती है, मतलब पेयर्स में काम करना पसंद करती हैं मसल्स। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस। देखो, एक मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और हड्डी को खींचेगी, तो दूसरी मसल क्या कर देगी, हड्डी को मतलब मसल को रिलैक्स कर देगी। टू मूव द बोन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और अब अगर हमें किसी भी हड्डी को किसी दूसरे डायरेक्शन में ले जाना है, जिससे वो अभी जिस भी डायरेक्शन में उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मसल को सिकोड़ा था, तो अब हम रिलैक्स कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे मसल्स को, है, तो और पुल होगा फिर उससे, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस, मतलब ये है कि दो मसल्स होती हैं, जोड़े में काम करती हैं, तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो खिंच जाती है मसल, एंड देन दोबारा जो दूसरी मसल होती है क्या करेगी, वो रिलैक्स कर देगी, नॉर्मल कर देगी, तो वो दोबारा से अपनी पोजीशन में पहुंच जाएगी। अ मसल कैन नॉट ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश, दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। देखो, एक मसल सिर्फ खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती है, इसीलिए हमें ये ज़रूरत है कि ये जानने की ज़रूरत है कि जो मसल्स होती है ना, वो अकेले काम नहीं करती, पेयर्स में काम करती है, ये याद रखना, तभी जाके वो बोन को मूव करा पाती, हिला पाती हैं। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या हमेशा मसल्स की ज़रूरत होती है जब भी हमें बोन्स को मूव कराना हो, बोन्स को हिलाना हो। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, अब बात आती है कि जो दूसरे एनिमल्स हैं वो कैसे मूव करते होंगे। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सारे एनिमल्स में बोन्स होती हैं, और अगर नहीं होती तो फिर वो मूव कैसे करते हैं, क्योंकि हम इंसानों के अंदर तो बोन्स होती हैं जिसकी मदद से हम मूव कर पा रहे हैं। वॉट अबाउट एन अर्थवर्म और अ मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स। तो देखो, केचुए हो गए, स्नेल्स हो गए, जो बारिश के टाइम पे निकलते हैं, ये इतने लचीले से दिखते हैं कि हमें पता तो चल रहा है इनके अंदर हड्डियां नहीं है, तो फिर ये कैसे घूमते हैं, कैसे चलते हैं इधर से उधर। तो गेट ऑफ एनिमल्स, गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, द वे दैट समबडी और समथिंग मूव्स। ठीक है, चलने का तरीका, कैसे चलते हैं ये जब इनमें हड्डी नहीं है। और अभी हमने देखा था ह्यूमन बींग्स के अंदर स्केलेटन होता है, इतनी हड्डियां होती तब जाके उनको फ्रेमवर्क मिलता है एंड देन वो मूवमेंट कर पाते हैं। अब हम थोड़ा सा बाकी एनिमल्स के बारे में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे अर्थवर्म, केंचुआ होता है जो, सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। एक्टिविटी 5, observe an earthworm moving on soil in a garden, gently lift it and place it on a piece of blotting or filter paper। ये काम कर लो, ये बड़ा खतरे से भरा हुआ है कि केचुए को उठा के आपको एक ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर के ऊपर रखना है। अब इसका मूवमेंट ऑब्जर्व करो जरा। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। एक बार आपने कहाँ रखा, देखो पहले कहाँ मूव कर रहा था, सॉइल पे, उसके बाद आपने इसको फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर पे मूव कराया, उसके बाद आपने इनको स्मूथ ग्लास की प्लेट पर मूव कराया, जो थोड़ी चिकनी चिकनी सी हो, स्लिपरी हो, फिसलने लायक हो, ऐसी प्लेट पर। अब आपने सारे मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करा। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, क्या जो अभी हमने सिंपली मूवमेंट देखा वो डिफरेंट था क्या ब्लोटिंग वाले पेपर पे। इसका हर जगह पे जो हमने मूवमेंट कराया अलग अलग जगह पे वो डिफरेंट होगा। इन विच ऑफ द
above to surface do you find that earthworm is able to move easily? तो अब आप ये बताओ कि कौन सा ऐसा सरफेस था जहां पर अर्थवर्म इजीली मूव कर पा रहा था, इजीली क्या कर पा रहा था, इधर से उधर जा पा रहा था। सबसे अच्छे तरीके से जो अर्थवर्म है वो सॉइल में ही चल पाएगा। ये जो अर्थवर्म होते हैं इनका जो शरीर होता है वो बहुत सारी रिंग्स का बना होता है जो एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा किस प्रकार से रिंग्स हैं, दिख रही हैं यहाँ पर छोटी छोटी। या डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपको दिखेगा हल्की हल्की सी रिंग्स हैं, बुक में देखेंगे अपने। इनके अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती है, तभी तो इतने लचीले से होते हैं, कोई हड्डी नहीं होती है। इट हैज मसल विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। इनकी मसल्स होती हैं, कौन सी मसल, ये रिंग्स वाली मसल्स होती हैं रिंग शेप की, जो कि इनको हेल्प करती हैं अपने शरीर को, मसल्स को एक्सटेंड करने में या अपनी बॉडी को शॉर्ट करने में। ड्यूरिंग द मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, देन इट फिक्सेस द फ्रंट देन एंड रिलीजेस द रियर एंड। देखो अर्थवर्म कैसे चलता है, ये जैसे मान लो अर्थवर्म है तो पहले अपने पीछे वाले पॉइंट, जो पीछे वाला ये हिस्सा है, पहले मैं सारा रब कर देती हूँ ताकि आपको पता पड़े पेन कहाँ चल रहा है। देखो ये अर्थवर्म है तो ये पहले अपने पीछे वाले हिस्से को कर देगा फिक्स और आगे वाले हिस्से को खींचते हुए आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अब ये आगे यहाँ तक पहुँच गया, अब ये आगे वाले हिस्से को मतलब कि फिक्स कर लेगा मिट्टी में और फिर पीछे वाले हिस्से को चलाएगा। तो कुछ इस प्रकार से अर्थवर्म मूवमेंट करते हैं। ठीक है, खींचते हुए, कभी अपने शरीर को मतलब खोल देते हैं, एकदम लंबा कर देते हैं, कभी शरीर को सिकोड़ लेते हैं और आधा आधा करके चलते हैं, पहले आधे हिस्से को शरीर के, फिर पीछे के आधे हिस्से को। ध्यान से ऑब्जर्व करना, अभी बारिश का टाइम भी है तो जब निकल रहे होंगे तब आप इनको देखना कैसे चलते हैं, ये इसी प्रकार से चलते हैं। सांप क्या करता है, सांप तो लहराता हुआ, जो सांप होता है वो लहराता हुआ एक ही साथ चलता है, लेकिन अर्थवर्म ऐसे नहीं चलते। अर्थवर्म आधे हिस्से को पहले चला लेते हैं, फिर उस आधे हिस्से को रोक लेते हैं, फिर पीछे के आधे के हिस्से को चलाते हैं। मेरी बात आपको तब ज्यादा समझ में आएगी जब आप इनको चलते हुए देखोगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, this makes it move forward by a small distance, repeating such muscle expansion and contraction. The earthworm can move through soil. Its body secretes a slimy substance to help the movement. और देखो कभी एक्सपेंशन करते हैं, कभी तो बॉडी को एकदम खोल देते हैं, कभी सिकोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से कुछ इनका जो केचुए होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, वो अपना मूवमेंट करते हैं। और जब ये चलते हैं तो इनकी बॉडी से एक स्लिमी सा सब्सटेंस भी निकलता है जो इनकी बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड? अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स, ब्रिसल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्टिंग आउट। तो ये बताओ, जब ये अपने आधे आधे हिस्से को सॉइल में, मिट्टी में फिक्स करता है तो फिक्स कैसे करता होगा? तो ये फिक्स करता है टाइनी ब्रिसल्स से। ब्रिसल्स क्या होते हैं? बाल जैसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं इसकी बॉडी में, नीचे की साइड में, जो कि अच्छी पकड़ बना लेते हैं मिट्टी में। ठीक है, और किससे जुड़े हुए होते हैं? ये इसकी मसल से जुड़े हुए होते हैं, अच्छी सी ग्रिप बना लेते हैं, जकड़ लेते हैं मिट्टी को, तो ये आराम से मिट्टी में फिक्स हो जाता है इसका पोर्शन। याद रखना ब्रिसल्स कहते हैं। ठीक है, The earthworm actually eats its way through the soil. Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. This activity of an earthworm makes the soil more useful for plant. अर्थवर्म क्या होता है? जो भी उसको खाता है ना वो मिट्टी में खाता चलता है, और जो भी अनडाइजेस्टेड खाना होता है वो उसको वहीं बाहर भी फेंक देता है अपने शरीर से। तो वो जो खाना अपने शरीर से बाहर निकाल देता है, डिस्पोज कर देता है, वो सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। इसलिए कहा जाता है कि फार्मर्स के बेस्ट फ्रेंड होते हैं ये केचुए, क्योंकि केचुए अगर मिट्टी में रहेंगे तो मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है। अब जैसे कि हमने
अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ा, स्नेल के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, बारिश के टाइम पे बहुत निकलते हैं और काफी स्लो चलते हैं। ठीक है, बहुत स्लो चलते हैं ये। अभी कैसे चलते होंगे ये भी हम देखेंगे, क्योंकि इनके अंदर भी कोई बोन नहीं है। करना कभी इनको ऑब्जर्व कैसे चलते हैं, मैंने तो देखा है, आपने देखा है कि नहीं? और ये बताइए, जो इनके ऊपर एक गोला गोला सा होता है, ये क्या होता है राउंड राउंड? इसको हम शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल। एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द शेल। और ये आप कह सकते हो कि स्नेल का क्या होता है? स्केलेटन होता है, शेल, जिसके अंदर जब ये खतरा देखता है तो घुस जाता है, अंदर इसके घुस जाता है। ठीक है, लेकिन ये बोन्स का नहीं बना होता है, याद रखना। शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पहली चीज, ये बोन्स का बना नहीं होता है शेल। और दूसरी चीज ये कि जैसे कि बोन्स हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने में मदद करती हैं, वैसे ये शेल मदद नहीं करता है। ये बस इसके ऊपर पीठ पे लगा रहता है, जब इसको लगता है तो ये इसके अंदर घुस जाता है। अब आपको क्या करना है? स्नेल को ग्लास प्लेट पे चलाना है और फिर देखो चल पाता है कि नहीं। केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ। अब थोड़ा अपनी आंखों के सामने लेके आओ और अब देखो कि किस प्रकार से चल रहा है ग्लास की प्लेट पे। अ थिक स्ट्रक्चर एंड हेड ऑफ द स्नेल में come out of an opening in the shell. The thick structure is its foot, made of strong muscles. Now carefully tilt the glass plate. The wavy motion of the foot can be seen. This movement of a snail slow or fast as compared to an earthworm. तो देखो, जब आप ग्लास प्लेट से देखोगे तो आपको इसके नीचे दिख भी जाएगा कि ये नीचे से कैसा दिखता है। स्नेल जब चलता है तो आपको जो दिखेगा वो होंगे इसके पैर, इसके फुट, जिसकी मदद से स्नेल चलता है। ठीक है, बहुत स्लो चलता है। अगर कंपेयर करी जाए केचुए से तो काफी स्लो ही होगा ये। ठीक है, और वेवी मोशन होता है इसका। अब हम कॉकरोच के बारे में देखेंगे। कॉकरोच तो आपको पता है तेजी भागता है इन दोनों से। एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व एन कॉकरोच। कॉकरोच तो सबने देखा है, अगर फिगर ना भी देखो तो भी सबके घर में कभी ना कभी कॉकरोच तो देखा ही होगा। कॉकरोच क्या करते हैं? चलते भी हैं और चढ़ भी जाते हैं ऊपर की तरफ, है ना। कभी कभी उड़ते भी हैं एयर में, क्लाइंब भी करते हैं, चढ़ जाते हैं ना दीवारों पे और उड़ते भी हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लैग। इनके पास कितने पेयर्स होते हैं लेग्स के? 3 पेयर्स, यानी कि 6 लैग होते हैं, क्योंकि एक पेयर में 2 लैग होते हैं, जोड़े हैं ना। दीज हेल्प्स इन वॉकिंग। तो ये इनके पैर किस में हेल्प करते हैं? चलने में करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड आउटर स्केलेटन. दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंड टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। और इनका जो ये ऊपर का भाग है ये स्केलेटन का बना होता है, और स्केलेटन में बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, खाने वाली प्लेट्स नहीं, दूसरी प्लेट्स, जो कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे किस प्रकार की प्लेट्स होती हैं। ठीक है, जो ज्वाइन हो जाती है टुगेदर, जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। और इनके 2 पंख भी, 2 पेयर होते हैं पंख के। ठीक है, 2 पंख नहीं, 2 पेयर होते हैं पंख के, जो इनके बॉडी से अटैच होते हैं बिहाइंड द हेड, सर के पीछे वाले हिस्से में अटैच होते हैं। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। इनकी मसल्स होती हैं कैसे? दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। जो मसल्स इनके लेग्स के पास होती हैं वो चलने में हेल्प करती हैं, और कुछ मसल्स जो इनकी बॉडी पे होती हैं वो इनके विंग्स को उड़ने में मदद करती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं फ्लाई कर पाते, बट थोड़ा बहुत तो फ्लाई कर ही लेते हैं। तो ये हो गया कॉकरोच का केस। नाउ बर्ड्स का केस क्या है? बर्ड्स का आपको पता है कि थोड़ा बहुत चलती हैं जब इनका मन करता है, जब ये दाना चुगती हैं या किसी भी खेत में कुछ खा रही होती हैं तभी वॉक करती हैं, अदरवाइज वो उड़ना ज़्यादा पसंद करती हैं। बर्ड फ्लाई करती हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो फ्लाई नहीं करती हैं, जैसे डक्स, स्वान्स, है ना। ये क्या करती हैं? तैरती हैं पानी में। The birds can fly because their bodies are well suited for flying.
जो बर्ड्स फ्लाई कर पाती हैं वो क्यों कर पाती हैं? क्योंकि उनकी बॉडी फ्लाई करने के लिए ही बनी है। देयर बोन्स आर हॉलो, उनकी बोन में ज़्यादा वजन नहीं होता है, हल्की बोन्स होती हैं, खोखली होती हैं, इसलिए हल्की होती हैं बर्ड्स, तो इजीली वो लोग फ्लाई कर लेती हैं। अब उनके अंदर क्या होता है? द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। इनकी जो हिंड लिम्स होती हैं पैर की, ये इतनी अच्छी नहीं होती है वॉकिंग के लिए और पर्चिंग के लिए। फिर भी जो बर्ड्स हैं थोड़ा बहुत जो भी चलती हैं उसके लिए अपनी हिंड बोन्स का यूज़ करती हैं, और जो इनका बोनी पार्ट होता है फोर लिम्स का, उसका वो मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में, क्योंकि बर्ड्स के हाथ तो होते नहीं है हमारी तरह, इनके जो फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाइड हो गए हैं किस में? विंग्स में। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, जो इनकी ये शोल्डर बोन्स हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। और यहाँ पर जो इनकी चेस्ट वाली मसल होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे इन्हें उड़ने में मदद मिलती है और पंखों को भी ऊपर नीचे करने में हेल्प मिलती है। तो ये तो पूरा स्केलेटन है किसका? एक बर्ड का। नाउ कम्स एक्टिविटी 8। इसमें तो कुछ आपके बचपन की जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कमेंट करके बताओ किस किसने ऐसे नाव बनाई है। बारिश के टाइम में करते हैं ना ऐसे काम। मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन अ वाटर एंड पुश इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। तो चलो बनाओ ऐसे और इसको धक्का दे दो पानी में। डिड इट गो इन टू द वाटर ईजीली, क्या ये पानी में ईजीली चली जाती है? नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम ब्रॉड साइड। पहले आपको क्या करना है कि ये जो पतली सी साइड होती है इससे देना है धक्का फॉरवर्ड आगे की तरफ इधर, और एक बार ये जो मोटी वाली साइड है इससे देना है धक्का। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड? क्या जब आप बी साइड से धक्का देते हो तो आपकी जो नाव है ये तैरती है? बताओ ज़रा, ये तो आप भी बता दोगे कॉमन सेंस से, आपने कभी न कभी किया होगा, आपको पता है कि किस साइड से आप धक्का दोगे तब आपकी नाव चलेगी। जनरली देखो पीछे से ही धक्का देते हैं बोट में, क्योंकि उससे वो इजीली तैरती है। ठीक है, पीछे से कैसे? जैसे ये फिगर 1 में दे रहा है। और अगर हम यहाँ फ्रंट से साइड से इसको धक्का देंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा फोर्स, और ज़रूरी नहीं है कि वो जा ही जाए। कॉमनली हम लोग साइड से देते हैं। और इसी प्रकार से जो मछलियाँ होती हैं वो भी इस तरह से साइड क्या बोलते हैं इसको, फिगर ए जैसे है ना, इस प्रकार से तैरना पसंद करती हैं। तो जो बोट वाली एक्टिविटी थी इससे आपको ये समझाया गया था कि फिशेस का जो मूवमेंट होता है वो कैसा रहता है, वो कैसे मूवमेंट करना पसंद करती हैं। अगर वो साइडवेज मूवमेंट करेंगी तो उनको दिक्कत आएगी, जो पानी का जो बहाव होगा वो उनको इधर उधर फेंक देगा, मतलब है ना पानी में कितना फोर्स होता है। तो उनके लिए बेस्ट होता है स्ट्रीम लाइन। ठीक है, जिस प्रकार से हमने फिगर ए में देखा था इसको हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं। देखो फिश भी इसी प्रकार से कर रही है ना। Have you noticed that the shape of a boat is some like a fish? है ना, फिश के लाइक जैसा ही था। और मैंने आपको समझा दिया द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। द बॉडी tapers at both end. This body shape is called streamlined. और इस शेप को स्ट्रीमलाइन कहते हैं क्योंकि देखो जो इधर का हिस्सा है पीछे का और आगे का ये छोटा होता है और बीच की बॉडी होती है चौड़ी। और इसी डायरेक्शन में अगर बोट या फिश जब जाती है तैरती है तो इसको हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। तो स्ट्रीमलाइन मूवमेंट ज़्यादा इजी होता है फिशेस के लिए इन कंपैरिजन टू साइडवेज। साइडवेज में दिक्कत आती है। दिस शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजीली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। अगर कोई भी फिश या बोट जो भी है स्ट्रीम लाइन में जाती है तो उसको ईजी रहता है मूवमेंट करने में। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल। जो स्केलेटन होता है फिश का वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर होता है। स्विमिंग के दौरान क्या होता है, मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कवर टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड।
ठीक है। जब वो लोग तैरती हैं, कौन, मछलियाँ, तो जो मसल्स होती हैं वो फ्रंट पार्ट बना लेती हैं बॉडी का, ताकि वो एक साइड को कर्व कर सके। फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर। अभी मैं आपको दिखाऊंगी देखो किस प्रकार का, आपको ये जो लैंग्वेज है इससे क्या समझाया जा रहा है, आप डायग्राम में देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। जब फिश घूमती है तो देखो, अगर फिश का ये ब्रॉडर साइज इधर है, इस तरफ झुकाव है, तो उसकी टेल इधर होगी, है ना। और अगर ऐसे ऑपोजिट होगा, ये इस तरफ है तो टेल इस तरफ है, ठीक है। इस तरफ इस प्रकार का होता है, एक डायरेक्शन में आपको नहीं दिखेगी, ये कुछ इस प्रकार से हिलती हुई आपको ये फिश दिखेगी। ये इधर है तो टेल इधर है, ठीक है, ये इधर है तो ये टेल इधर है। इस प्रकार से जो फिशेस होती हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन इनका ऐसा होता है, पहले ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे जाएंगी। तो फिश ऐसे नहीं तैरती है सीधे सीधे। कभी आप ऑब्जर्व करना फिश को, अगर एक्वेरियम है तो ठीक है, या कभी भी कहीं देखने को मिले तो ऑब्जर्व करना कि फिश सीधे सीधे नहीं तैरती हैं, थोड़ी लहराती हुई सी तैरती हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। और देखो क्या बताया जा रहा है, देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू अदर साइड, दिस मार्क्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। तो ये इस तरीके से क्या होता है, इनकी बॉडी में ना एक धक्का सा लगता है, एक जर्क लगता है, झटका लगता है, जिसकी वजह से ये इजीली इनका शरीर आगे की तरफ मूव कर पाता है। और ऐसे ही जो सीरीज चलती रहती है, बार बार इनको जर्क मिल पाता है, जिसकी वजह से फिशेस इजीली तैर पाती हैं। और इनके जो फिन्स होते हैं, याद रखना, पंख नहीं होते हैं मछली के, क्या होते हैं जो इनको सहायता करते हैं तैरने में, फिन्स होते हैं और टेल। मछली की ये होते हैं फिन्स, ये जो ऊपर की तरफ है ना, ये फिन्स है, और ये पीछे टेल है, तो ये बहुत हेल्प करती है इनको तैरने में। फिश के कुछ अदर फिन्स भी होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी का बैलेंस बना के रखते हैं, किस टाइम पे, स्विमिंग के टाइम पे, ठीक है, ताकि उनका डायरेक्शन सही बना रहे। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जो लोग अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं, बहुत गहरे गहरे पानी में चले जाते हैं स्विम करने, वो अपने पैरों में कुछ पहनते हैं जो मछली के फिन्स जैसा दिखता है, उनको हम फ्लिपर्स कहते हैं, फीट में पहनते हैं, जिनकी मदद से उनको तैरने में आसानी होती है। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी फिश की। अब स्नेक कैसे चलता है, लहराते हुए, स्पाइरल। देखो यहाँ पर भी इसी प्रकार से चल रहा है, चलो देखते हैं। हैव यू सीन अ स्नेक स्लिथर? क्या आपने कभी देखा है स्नेक को स्लिथर? मेरे घर के पास तो बहुत सारे देखे हैं मैंने, आपने देखा है क्या? डज इट मूव स्ट्रेट? नहीं नहीं, कभी भी स्नेक सीधा नहीं चलता, लहराते हुए चलता है। क्या स्नेक हैव लॉन्ग बैकबोन? स्नेक की क्या होती है, एक लंबी सी बैकबोन होती है, और बहुत सारी थिन, पतली पतली उसकी मसल्स होती हैं, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जबकि वो एक दूसरे से बहुत दूर होती हैं फिर भी कनेक्टेड होती हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन्स। जैसे हमारे अंदर रिब था ना, रिब्स थी ना, रिब केज था, वैसे ही स्नेक के अंदर भी बैकबोन होती है, रिब्स होते हैं, और स्किन में स्किन होती है, और ये मसल्स से अटैच होता है। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। आपने देखा है सांप जो होता है, स्पेशली कोबरा, ऐसे गोल 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 करके ऐसे ऊपर की तरफ फन निकाल के बैठ जाता है ना सांप। ये सांप जैसा बन गया क्या? बनाने की कोशिश तो मैंने की थी, अब बना के नहीं, देखते हैं सांप जैसा लग रहा है कि नहीं। देखो, तो मान लो जैसे ये सांप है ना, तो इस प्रकार से वो अपना फन निकालता, तो ऐसे बैठा रहता ना गोल गोल करके, तो इसको कई लूप्स में अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेता है सांप, ठीक है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। ये कैसे चलता है? ग्राउंड को प्रेस करते हुए चलता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट। देखो ये लूप्स, ऐसे लूप्स बना बना के चलता है और मिट्टी को प्रेस करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होती है और ये आगे को चल पाता है। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, ये तो हमने पढ़ लिया, वही चीज़ है ना, सेम चीज़ है। स्नेक बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप, ये सेम आ गया आई थिंक।
ठीक है, तो ये देखो, जो स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। स्नेक मूव्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड तो मतलब स्नेक बहुत तेज तेज भाग लेता है, बहुत तेज तेज चल लेता है, लेकिन सीधा नहीं चलता, हमेशा लहराते हुए स्नेक चलता है। वी हैव लर्नड अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। हमने अभी तक देख लिया और बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ा, ह्यूमन बींग्स के बारे में भी पढ़ लिया कि क्या बोन्स का यूज है, क्या मसल्स का यूज है। Paheli and Bujo have many questions in their sacks about the different movements in animals. सैक जानते हो क्या होता है? बोरे। इनके सैक्स में, बोरों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, ठीक है, डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में। So must you be having many unanswered questions buzzing in your mind? The ancient Greek philosopher Aristotle in his book Gate of Animals asked himself these questions. आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे ना कि यहाँ तो हमने इनकी बात कर ली, इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो कैसे चलते होंगे। तो एक ग्रीक फिलोसफर हुए हैं एरिस्टोटल, ठीक है, इनका नाम सुना है? नहीं सुना तो आप सुन लो, क्योंकि आगे बड़ी क्लासेस में आप इनका नाम कई बार सुनोगे, स्पेशली जब बायोलॉजी पढ़ोगे तो इनका नाम आप कई बार सुनोगे, एरिस्टोटल का। ये ग्रीक के हैं, ग्रीक फिलोसफर है, इंडिया के नहीं है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है गेट ऑफ एनिमल्स, मतलब मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में एक किताब है, और उसके अंदर इन्होंने ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। Why do different animals have the body parts that they do have, and how do these body parts help animals to move the way they do? तो इन्होंने ऐसे क्वेश्चंस भी करे हैं कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना, अलग अलग, और वो कैसे उनको हेल्प करते हैं चलने में, क्या सिमिलैरिटीज होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं इन अलग अलग एनिमल्स के बीच में, इनके मूवमेंट्स को लेके, और हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उन्हें कितने सारे बॉडी पार्ट्स की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। Why 2 legs for humans and 4 for cows and buffaloes? क्यों सिर्फ इंसानों को 2 लेग्स की ज़रूरत है जबकि गाय भैंस 4-4 पैरों से चलती हैं। Many animals seem to be having an even number of legs. Why? Why is the bending of our legs different from that of our arms? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, आपने देखा ज़्यादातर एक पैर नहीं होता, एक पैर हो तो हमें चलने में दिक्कत होगी, हमेशा इवन होगा। इवन मतलब जो इतने नंबर के लेग्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 या 10, 12, इस तरह के नंबर्स होंगे जो 2 की टेबल में आ जाए, है ना। ऐसे नंबर कभी नहीं होते जो 2 की टेबल में नहीं आए, जैसे 1, 3, तो जिसके भी लेग होंगे वो हमेशा 2 की टेबल वाले नंबर्स ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? और हमारा जो लेग्स हैं वो तो मुड़ जाते हैं, है ना, लेकिन हमारी आर्म्स क्यों नहीं मुड़ती हैं? So many questions and perhaps we have looked for some answers through our activities in this chapter and we need to look for many more answers. देखो बहुत सारे आंसर्स का जवाब अभी तक आपको नहीं पता होगा, लेकिन इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें सीख ली, लेकिन अभी बहुत कुछ बचा है क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं, है कि नहीं, कितने अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं, तो उन सब के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे। अभी क्लास 6 के हिसाब से जितना हमने आज जाना है वो थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इससे पहले आपको पता था क्या कि इतने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, मसल्स ये करती हैं वो करती हैं, और सांप कैसे चलता है, स्नेल कैसे चलता है, नहीं पता था ना। कितनी अच्छी आपको जानकारी मिली। अब वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। अब एक और चीज़ बताई गई है, योगा। आजकल योगा के बारे में आपने सबने सुन लिया होगा ना। योगा क्या है? बहुत अच्छी एक देन है हमारी एंशिएंट ट्रेडिशन की, ठीक है, हमारे लिए एक गिफ्ट है। यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अभी आने वाला है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून। यूनाइटेड नेशन ने भी इसको मान लिया है। योगा क्या करता है? इंसान को हेल्दी रखता है। जो जिम करते हैं भाई, मैं कहूँगी जिम से ज़्यादा बेटर योगा होता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट, enabling you to sit straight
एंड नॉट स्लॉच। आजकल लोग कैसे होते हैं, झुके चले जा रहे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर बेकार हो रहा है। योगा करोगे तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर सही हो जाएगा, आपकी बैकबोन ठीक रहेगी, आपके जो पोस्चर है, हम लोग सही तरीके से बैठते नहीं है, चलते नहीं है, खाते नहीं है, पीते नहीं है, सारी चीज़ें योगा से सही हो सकती हैं। तो आप भी स्टार्ट कर दो योगा करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।